Very good morning, students. Students, welcome to class plus 2 and political science. Students, today we will read chapter number 9, and this chapter related to part B. तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चैप्टर का नाम है आपका साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा। मीन्स उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया। मीन्स हम दक्षिण साउथ एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दक्षिण साउथ एशिया है क्या। सबसे पहले हमें आपको पता है कि वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और जिसमें जो एशिया है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है, और इसी कारण इसे कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है सबसे बड़ा होने के कारण। जैसे कि सेंट्रल एशिया हो गया आपका, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, उत्तरी और दक्षिण एशिया। मीन्स सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एशिया। लेकिन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका साउथ एशिया। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साउथ एशिया क्या है, उसमें कितनी कंट्रीज़ आती हैं। और जो आपका ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ साउथ एशिया, ये मोस्टली आपके एग्ज़ाम में आता है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लिसन केयरफुली। दक्षिण एशिया, व्हाट इज़ साउथ एशिया। तो साउथ एशिया से हमारा मतलब है कि 7 कंट्रीज़ की, हमारे इसमें 7 कंट्रीज़ आती हैं साउथ एशिया में, जो हैं आपकी पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। कि इन सभी का जो भू क्षेत्र है, यानी वो उनका पूरी लैंड है, वो कंट्रीज़ हैं, उनको मिलाकर बनता है हमारा साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के नॉर्थ साइड में हिमालय पर्वत पड़ता है, हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, और उसके साउथ की ओर हिंद महासागर है, और पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी, और वेस्ट की तरफ आपका है अरब सागर। तो मीन्स इसके चारों, साउथ एशिया के चारों साइड में एक तरफ हिमालय पर्वत, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है। दक्षिण एशिया के जो टोटल आपकी जनसंख्या है देशों की, 7 है कंट्रीज़, और इसमें टोटल जो इसकी पॉपुलेशन है वो 150 करोड़ के नियर अबाउट है। तो इस क्षेत्र के जो देश हैं, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, उनकी जो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो उनकी रिचुअल्स हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा इक्वालिटी समानता पाई जाती है। नेपाल और भूटान को छोड़कर, मीन्स जो 2 कंट्रीज़ थी, नेपाल और भूटान, इन दोनों देशों को छोड़कर जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके अंडर रही वो। और इन सभी देशों ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इनको अपनी फ्रीडम गेट हुई, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद इनको फ्रीडम मिली। तो ये सभी आपके दक्षिण एशिया के अंडर कंट्रीज़ आती हैं, तो ये उनके बारे में है। तो इसमें ये भी बताया गया है कि सभी कि इन देशों में 2 धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। कौन कौन से हैं, भारत और नेपाल। कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, धर्मनिरपेक्ष मतलब जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, भारत और नेपाल। और जो 2 बौद्ध राज्य हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, श्रीलंका और भूटान। और 3 है इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट आपको ऑब्वियसली पता है कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश, और इसमें मालदीव भी इंक्लूड। बांग्लादेश को तो पाकिस्तान से ही डिवाइड होकर बनाया गया था, तो इसलिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और तीसरा है मालदीव। मीन्स उसको लर्न करने का मेथड ये है स्टूडेंट्स कि आप इजीली आप उसको, कि 2 कंट्रीज़ धर्मनिरपेक्ष हैं, 2 बौद्ध धर्म को मानने वाले, और 3 जो कंट्रीज़ हैं वो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो इस तरह से, इस तरीके से आप इसको लर्न रख सकते हैं कि इन 7 देशों में से जो 7 कंट्रीज़ थी, इनमें सिर्फ नेपाल और भूटान में भी लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना के प्रयास आरंभ हुए हैं। मीन्स इनमें पहले जो नेपाल और भूटान कंट्रीज़ थी, इनमें पहले राजतंत्र था। राजतंत्र मीन्स पहले एक ही राजा का शासन हुआ करता था, लेकिन उसके बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको सेटअप करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए गए। लोग डेमोक्रेटिक मीन्स कि जो लीडर है, जो नेता है, वो सभी के बहुमत से चुना जाए। मीन्स जैसा हमारे इंडिया में होता है, इलेक्शंस होते हैं, सभी अपना वोट डालते हैं, तो उसके बाद एक सरकार स्थापित होती है बहुमत से। तो उसी तरह से वहाँ पर भी नेपाल और भूटान में उस
डेमोक्रेसी जो व्यवस्था थी उसको सेटअप करने के एफर्ट्स किए गए कि मीन्स यह है कि यह सभी देश डेमोक्रेसी की एक प्रयोगशाला में कि जो वहाँ पर एफर्ट्स किए गए थे वहाँ पर वो सफल हुई। तो हमें सबसे पहले हमने आज क्या दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ा है, तो हमें उसको अच्छे से पता होना चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए कि दक्षिण एशिया क्या है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कि जब हमें यही नहीं पता होगा दक्षिण एशिया है क्या, तो आगे करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि दक्षिण एशिया के सामने चैलेंजेस क्या थे, कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं इन कंट्रीज़ के लिए, कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो दक्षिण एशिया के सामने जो हमारे चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो बताया गया है कि भूमंडलीकरण की नीति अपनाने के जहां इन देशों पर अच्छे प्रभाव पड़े। भूमंडलीकरण की नीति क्या है, भूमंडलीकरण क्या होता है, भू मतलब पृथ्वी, मंडलीकरण की एज अ ग्रुप में इकट्ठे हो जाना। मीन्स भूमंडलीकरण कि जब भी किसी कंट्री पर कोई क्राइसिस आया है तो वो सभी मिलकर उस क्राइसिस को निपटने के सभी कंट्रीज़ मिलकर एक साथ इकट्ठे होना, एक छत के नीचे इकट्ठे हो जाना, मतलब अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके सभी एक दूसरे का सपोर्ट करना, तब वो है भूमंडलीकरण। तो उस नीति को अपनाने के बाद कि जहाँ इनके अच्छे इफ़ेक्ट पड़े हैं वहाँ उनको अनेक चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा है। और उनके चैलेंजेस क्या हैं, सबसे पहले है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब राजनीतिक अस्थिरता। तो राजनीतिक अस्थिरता कि दक्षिण एशिया के सामने जो मेन प्रॉब्लम है वो है आपकी राजनीतिक अस्थिरता, मतलब कि दक्षिण एशिया में मुख्य तौर पर 6 नेशंस हैं। इन सभी नेशन में किसी लोकतंत्र है वो किसी न किसी रूप में अपनाया गया है, लेकिन फिर भी राजनीतिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के कारण कि कोई इसकी ईमानदारी से उसको नहीं अपनाया जा सका, पूरी तरह से भूमंडलीकरण की नीति को नहीं अपनाया जा सका। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो इस चीज़ का जो फ़ायदा है कि वो नहीं उठा पा रही हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा जो अन्य देश हैं कि जैसे पश्चिमी और पूर्वी एशियाई देश हैं वो इस बात का फ़ायदा उठा रही हैं। अब इनके सामने ये तो थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी क्षेत्रीय समस्याएं, रीजनल कन्फ्लिक्ट्स। रीजनल कन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे जो कंट्रीज़ के आपस के रीजनल कन्फ्लिक्ट होते हैं, आपस की समस्याएं होती हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस टाइम मुद्दा है शुरू से ही रहा है वो है भारत और कश्मीर को लेकर कि ये इन दोनों कंट्रीज़ के बीच ये रीजनल कन्फ्लिक्ट है। और भारत नेपाल बांग्लादेश के मध्य जल विवाद है कि जल को लेकर है। भारत बांग्लादेश के बीच में अवैध घुसपैठ की समस्या, अवैध घुसपैठ मतलब फोर्सफुली बाउंड्री को पार करना इलीगली तरीके से। तो ये सभी जो समस्याएं हैं हर एक इन 7 कंट्रीज़ के आपस के बीच में चली हैं, तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम, एक चैलेंजेस है इनके सामने। अब नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव हिंड्रेंसेस, प्रशासनिक बाधाएं। प्रशासनिक बाधाएं का मतलब है कि दक्षिण एशिया देशों में अनेक प्रशासनिक बाधाएं हैं। तो प्रशासनिक बाधाएं का मतलब है कि वहाँ पर भ्रष्टाचारी के कारण विदेशी निवेश बहुत कम हुआ है, कि वहाँ पर करप्शन बहुत है इन कंट्रीज़ के, तो इसकी वजह से विदेशी जो निवेश है दूसरी कंट्रीज़ जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो बहुत कम है, और जिसके कारण वहाँ की जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो कम पड़ गई है। और इसी वजह से क्या हो रहा है, इसी ही एडमिनिस्ट्रेटिव हिंड्रेंसेस की वजह से जो उनकी डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, कि उसमें कमी आई है। और नेक्स्ट है आपका अंतर क्षेत्रीय व्यापार का कम होना। अंतर क्षेत्रीय व्यापार का कम होना मतलब इस क्षेत्र में कि देश के आपसी जो इन कंट्रीज़ के आपसी व्यापार है बहुत कम है, और फिर भी इन क्षेत्र की आप बहुत कम है, और आपसी व्यापार की संभावनाएं इन देशों में आपसी व्यापार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी इनमें कम है, और ये उसको बढ़ावा देना नहीं चाहती ये सभी कंट्रीज़ हैं। तो इसी वजह से क्या है, व्यापार की संभावनाएं तो हैं लेकिन नहीं दे पा रही हैं, तो इसी वजह से क्या है कि ये भी साउथ एशिया के सामने एक नया चैलेंजेस है। अब नेक्स्ट है आपका ऊर्जा व संसाधनों की कमी। ऊर्जा और संसाधनों की कमी की दक्षिण एशिया के देशों में ऊर्जा
एनर्जी और रिसोर्सेज की भी कमी है, कि ये जिसके कारण जिनको उद्योग हैं वो अच्छे से विकास नहीं हो सका है, इनका पूंजी निवेश की कमी, की इन्वेस्टमेंट की कमी है, और इन्हीं वजह से इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही है। और इन देश के जो पहाड़ी एरिया, हिल एरियाज़ हैं, कि वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट की पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, यातायात के साधनों का विकास नहीं हो पाया है, जहाँ पर इनको अटेंशन देने की ज़रूरत है। कि इसी वजह से भी, ऊर्जा संसाधनों की कमी की वजह से भी साउथ एशिया के सामने एक नया चैलेंजेस है। अब मीन्स ये भी है कि भारत से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में निरक्षरता काफ़ी है, मतलब इलिटरेसी, जो निरक्षर है, अनपढ़ता है, बहुत ज़्यादा है। और ये भी मेन पॉइंट है कि जिसकी वजह से ये एक नया चैलेंज है साउथ एशिया के सामने। फिर नेक्स्ट है आपका शिक्षा व मानव विकास, एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट मैंने अभी डिस्कस किया कि जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सभी कंट्रीज साउथ एशिया से ही बिलोंग कर रही हैं। तो इनमें क्या है, इनमें इलिटरेसी है, और यहाँ इसी वजह से क्या है कि वो जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप नहीं कर पा रही हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। कि इन दक्षिण एशियाई देशों में केवल श्रीलंका में ही 100% साक्षरता है। ये मेन पॉइंट नोट करने के लिए है कि अगर ये पूछा जाता 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि दक्षिण एशिया के देशों में कौन सा देश है जिसमें फुल 100% लिटरेसी है, तो वो श्रीलंका है, कि जहाँ पर आपको फुल 100% लिटरेसी रेट दिखने को मिलेगा। तो अदर कंट्रीज़ में नहीं है। तो इसी वजह से वहाँ पर भी ये भी एक चैलेंजेस है कि एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर। अब नेक्स्ट है आपका आतंकवाद की समस्या। मेन जो प्रॉब्लम है कि दक्षिण एशिया की जब से सबसे गंभीर समस्या है वो है आतंकवाद। कि आतंकवाद के कारण ही दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश, और दक्षिण एशिया की अगर सबसे लार्जेस्ट कंट्री पूछी जाए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो हमारा इंडिया है। और जो लगातार घायल हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से, कि इसी कारण है जो भारत और पाकिस्तान के आपस में रिलेशन में है वो तनाव पैदा हो जाता है, और जो उसकी डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया है, या आप भी अच्छे से जानते हैं कि जो 26/11 को मुंबई पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसके बीच क्या सिचुएशन हो गई थी, एक वॉर की सिचुएशन हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान में। तो वो बोलते हैं कि आतंकवाद है वो न केवल इंडिया के लिए, बांग्लादेश, नेपाल के लिए भी समस्या बना हुआ है, कि ये मेन प्रॉब्लम है इनके बीच में। तो ये सभी जो हमने डिस्कस की थी कि साउथ एशिया के सामने चैलेंजेस क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपकी जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, ह्यूमन डेवलपमेंट की, एनर्जी रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेटिव हिंड्रेंसेस। तो ये सभी चैलेंजेस साउथ एशिया के सामने हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 6 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन कि दक्षिण एशिया के सामने जो मेन चैलेंजेस हैं उनके बारे में बताइए। तो ये अभी हमने डिस्कस किए, तो ये मेन चैलेंजेस थे। स्टूडेंट्स अच्छे से सुनना है, अच्छे से पढ़ना है ये क्वेश्चंस। उसके बाद आते हैं कि दक्षिण एशिया में कि इंडिया की क्या सिचुएशन है, कि इंडिया का क्या प्लेस है वहाँ पर, इंडिया की कैसी सिचुएशन है। कि जो इंडिया है वो अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल लेवल से अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में एक विशेष पोजीशन रखता है। भारत की आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र की जो कैपेबिलिटी है उसके कारण अमेरिका के लिए भारत की अवहेलना करना संभव नहीं है। मीन्स जो उन्होंने नीति अपनाई है कि डेवलपमेंट की और गुटनिरपेक्षता की नीति है, कि उसके लिए जो अमेरिका है उसका सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने भारत के प्रति है वो अच्छा जो दृष्टिकोण है वो अच्छा अपनाया है। इन दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बने हैं, उनके संबंधों में सुधार आया है, जिसकी वजह से भारत की इकनॉमी पर भी इसका असर हुआ है। तो इंडिया का साउथ एशिया में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि व्हाट इज़ साउथ एशिया, कि उसमें कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, और साउथ एशिया के सामने चैलेंजेस क्या हैं, और इंडिया का साउथ एशिया में कि उसका प्लेस क्या है। तो ये जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको PDF के थ्रू सेंड करूँगी. सो स्टूडेंट्स, वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड थैंक यू.